नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपने समीक्षा अधिकारी की तैयारी में। भरपूर मेहनत कर साथियों। तो जैसा कि साथियों थोड़ी तबीयत नासाज होने की वजह से मैं एक दो दिन क्लास नहीं ले पाया साथियों। तो हम कोई बात नहीं, बहुत समय है हमारे पास इतिहास की। मतलब इतिहास का सिलेबस थोड़ा बहुत ही हमारा मॉडर्न हिस्ट्री बचा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री लगभग लगभग इसी महीने कवर करवा देंगे। तो आगे आपको 2 महीने आपके अध्ययन के लिए और मिलेंगे, क्योंकि 11 फरवरी का पेपर है। तो जनवरी का पूरा महीना मिलेगा और फरवरी के वो 10 दिन मिलेंगे। तो एक महीना लगभग बहुत होता है साथियों। तो बिना देरी के हम आज क्लास प्रारंभ करते हैं। उस दिन मैंने मराठा साम्राज्य साथियों प्रारंभ किया था। मराठा साम्राज्य में मैंने आपको बताया था कि मराठाओं को पूर्वज भी बताया था कि पूर्वज कहाँ से, और उसके बाद फिर मैंने पेशवा छत्रपति भी बताया था। शिवाजी की चर्चा हुई थी, शिवाजी के जन्म और वो सब, माता पिता का नाम जीजाबाई और शाहजी भोसले, ये सब चर्चा हुई थी। लेकिन साथियों जैसे ही पेशवाओं की चर्चा हो रही थी, तो पेशवाओं में बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले जब पेशवा बनाया, साहू के बाद जैसे चर्चा हुई होती है। उसके बाद बाजीराव प्रथम की भी चर्चा हुई थी। बाजीराव प्रथम के बाद जैसे ही हम आएंगे तो साथियों, बाजीराव प्रथम के बाद जो वो आएगा, पेशवा आएगा, जो आप कह सकते हो कि एक सेकंड में थोड़ा नाम में कंफ्यूजन है। माधवराव तो उसके बाद आता है, पानीपत के द्वितीय आप कह सकते हो कि तृतीय युद्ध के। तो हो सकता है एक बार मैं नाम एक बार देख लेता हूँ। नाम में कंफ्यूजन है क्योंकि माधवराव मुझे लग रहा था, लेकिन माधवराव नहीं है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ साथियों। नाम में ऐसा होता है कि नाम में हल्का सा कंफ्यूजन होता है, और पेशवाओं के नाम और ऐसा कुछ है नहीं उसमें, ऐसा इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। पर ये है कि नाम जब पता होता है ना, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके कार्यकाल का। हाँ, बालाजी बाजीराव ही है। बालाजी विश्वनाथ के बाद बालाजी बाजीराव, वही मैं कह रहा था कि माधवराव तो नहीं है, माधवराव तो उसके बाद आता है। तो बालाजी बाजीराव की जब चर्चा, बाजीराव प्रथम के बाद जब बालाजी बाजीराव पेशवा बनता है, तो आप देखोगे साथियों, जब बालाजी बाजीराव पेशवा बनेगा तो उसे नाना साहब के नाम से पुकारा जाएगा। नाना साहब, जिन्हें नाना साहब भी बोला जाता है। 1740 से 1761 बालाजी बाजीराव पेशवा बनेगा। और जैसे ही हम यहाँ पे जैसे चर्चा करें, तो हम व्हाइट बोर्ड पे आए, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि जैसे ही हमारी चर्चा होगी, तो बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बाजीराव जब पेशवा बनेगा, और टाइम पीरियड की अगर बात करो तो 1740 से 61, 1761, ये तो समझ में आ रहा होगा साथियों। 1761 की जब चर्चा होंगी तो 1761 लो पूरा ही लिख देता हूं मैं। 1761 ये टाइम पीरियड रहता है। वैसे समय टाइम पीरियड पूछता भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 1740 से 1761 तक रहा। इसी के समय में साथियों पानीपत की तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, तृतीय युद्ध साथियों, पानीपत का तृतीय युद्ध होगा। और पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के मध्य में हुआ, ये तो सर ज्यादातर पानीपत की तीनों लड़ाई तो ज्यादातर विद्यार्थी जितने होते हैं उन सबको पता ही होता है। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि, और जैसे जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं, तो पानीपत का तृतीय युद्ध एक तो मराठा ही थे, और दूसरा साथियों था अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली, अब आप कहोगे कि अब जब ये चर्चा हो रही है तो बता दूं, वैसे ये आर ओ की तैयारी, आर ओ की क्लास है, तो इसमें थोड़ा हो सकता है कि कॉन्सेप्ट इतना नहीं, फैक्चुअल ज्यादा रहना पड़ता है। लेकिन जैसे यूपीएससी में मैं आपको बताऊं, तो एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊं कि यूपीएससी की जब भी क्लास होती है साथियों, तो उसमें सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आप देखोगे कि पानीपत कहाँ हरियाणा में, मराठा कहाँ महाराष्ट्र से, और अहमद शाह अब्दाली आप सोच रहे हो सिंध अफगान, वहां से आकर अहमद शाह अब्दाली आप देखोगे यहाँ से अफगान से आता आकर। और यहाँ आप कह सकते हो, जैसे अगर मैं थोड़ा भारत का नक्शा आपको बना के बताऊं, तो जैसे यूं करके, यूं अगर ये हल्का सा यूं करके ले लो, तो ये मैं हल्का सा, आप यही आप ध्यान रखो
मैं थोड़ा छोटे आकार में बनाया है साथियों, बस आपको समझाने के लिए एक थोड़ा सा मैप बनाया है। हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि इतना अच्छा मैप, इतना आपको, आप इसे कह सकते हैं कि चित्रकारी नहीं कर रही, बस आपको समझ आने के लिए साथियों बता रहा हूँ कि अहमद शाह अब्दाली यहाँ से आया। आप कह सकते हो कि यहाँ यहाँ आप कह सकते हो इस जगह पे, या आप यहाँ दिल्ली मान लो, दिल्ली, और यहीं पे एक हरियाणा है। हरियाणा की जब चर्चा होगी तो यहाँ पे। अब पानीपत यहाँ है, पानीपत, पानीपत। मराठा यहाँ पे थे इस एरिया में। अब मराठा पहुंचे यहाँ से, और वहां से अहमद शाह अब्दाली आया। अब अक्सर करके जैसे इसमें तो नहीं, लेकिन यूपीएससी में प्रश्न पूछ लेते हैं, और यूपीएससी मेंस में ज्यादा पूछा जाता है, ऑप्शनल में तो कई बार पूछा गया यूपीएससी के में, लेकिन अब तो मेंस में भी, जीएस मेंस में भी पूछने लगे हैं कि ऐसा क्या था कि जो मराठाओं को यहाँ से लेकर और पानीपत तक कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं मिला युद्ध करने के लिए, या अफगान वहां से आकर यहाँ क्यों लड़ता है, या तो मराठा वहां पहुंच जाते तो अफगान वहां खूब, आप कह सकते हो विस्तारित क्षेत्र था। और यहाँ भी अगर मराठाओं के आसपास देखो तो दक्कन प्लेटू पे, आप जैसे दक्कन प्लेटू की चर्चा हो तो वो सब उसमें मराठवाड़ा में चर्चा हो जाती है। या उससे ऊपर आप देखो गुजरात में भी बहुत जगह हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आप विस्तार से आप खूब युद्ध कर सकते हो। लेकिन पानीपत ही क्यों, ऐसा पूछा जाता है साथियों। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में एक दो जैसे कॉन्सेप्ट रहनी चाहिए। अगर ये पूछा जाए तो हो सकता है कि जैसे अगर फैक्चुअल भी पूछ ले, क्योंकि इतना आम हो गया प्रश्न, तो पूछ भी सकता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि पानीपत का जो एरिया है जहां पर पानीपत का युद्ध हुआ, एक तो भौगोलिक अवस्थिति ऐसी थी कि दोनों के बीच में पड़ता था, दोनों के उधर से भी इतना ही पड़ता, उधर से इतना, तो बीच में। दूसरा साथियों कह सकते हैं कि आसपास खाने की व्यवस्था भी थी, क्योंकि आसपास यहाँ गंगा यमुना दोआब भी आ जाएगा, गंगा यमुना नहीं तो सतलज वाला दोआब, सॉरी सतलज वाला दोआब, सॉरी जो पंचजन है, पंच नदियों वाला, सिंधु झेलम चिनाब रावी सतलज व्यास, तो इन सब वाला, तो पंजाब पांच नदियों वाला जो पंच, आप कह सकते हो पंच दोआब जो बोला जाता है, वो उपजाऊ भूमि आ जाएगी। वहां से अन्न की भी प्राप्ति, खाना भी समय पर मिलता था। वहां आप कह सकते हो कि एक विस्तारित क्षेत्र था। तो ये कुछ भौगोलिक, आप कह सकते हो भौगोलिक कारण भी थे। दूसरे आप कह सकते हो कि कुछ आर्थिक कारण भी थे कि एक विस्तारित क्षेत्र मिल गया। तो मेन भौगोलिक कारण बोला जाता है, तो ये आपके दिमाग में हल्का सा रहना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। उसके बाद जैसे ही हम आएंगे साथियों, तो पानीपत के युद्ध में मैंने अभी आपको बता दिया कि अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। और पानीपत के युद्ध की जब चर्चा करें तो आप देखोगे कि पानीपत के युद्ध में मराठाओं की मदद किसी ने नहीं की। मराठाओं के सहयोग में न जाट जाट राजा, उस समय जाट शासक भी था, वो अच्छी खासी, उसके बाद उसने भी नहीं किया, निजाम ने भी नहीं किया, और उसके बाद अवध और किसी भी शासक ने, आसपास राजपूत राजाओं ने भी मराठाओं की मदद नहीं की। कोई भी मराठाओं की मदद नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा? मेन कारण साथियों, मराठाओं की मदद न करने का मेन कारण था इनका चौथ। चौथ नामक जो कर वसूल करते थे ये, इससे मैंने आपको पिछली क्लास में भी करवाया था कि इस कर ने इनके दुश्मनों में अधिक वृद्धि की। आप कह सकते हो कि दुश्मनों में वृद्धि, दुश्मनों में वृद्धि, दुश्मनों में वृद्धि की साथियों, ये चौथ नामक कर ने। तो जब शुरुआत में जब चौथ और सरदेश मुखी नामक जो कर था उनके, जब मैंने आपको बताया था, तो सीधे सीधे आपको बताया था जब चौथ का जिक्र हुआ था कि ये इसके दुश्मनों में सर्वाधिक वृद्धि करेगा। क्योंकि चौथ साथियों एक, आप कह सकते हो कि एक हफ्ता वसूल, जो वर्तमान में जैसे गुंडा टैक्स टाइप का, ये चौथ बोल सकते हो। चौथ को बोल सकते हो कि हमारा गुंडा टैक्स है कि अगर तुम्हें सुरक्षित रहना है, तुम्हें लूटपाट से बचना है, तो हमारा चौथ दो तुम। और शुरुआत में जब मराठाओं को मैंने आपको बताया था चौथ अपने पड़ोसी राज्यों से, बाकी अपने यहाँ से सरदेशमुखी आती थी, लेकिन पड़ोसी आसपास का क्षेत्र था उनसे बोला जाता कि तुम्हें हम लूटेंगे नहीं, तुम्हें गुंडा गर्दी से बचना है, लूटपाट से बचना है, तो हमें चौथ दो। तो ऐसे क्षेत्रों से अब किसी से तुम जबरन कर वसूलोगे, जबरन चौथ वसूलोगे, जबरन गुंडा टैक्स वसूलोगे साथियों, तो दुश्मनों में वृद्धि होगी। इसीलिए साथियों आप देखोगे कि पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठाओं को इतनी करारी शिकस्त मिलती है कि जो आज तक के इतिहास में, आप कह सकते हो कि आज तक के इतिहास में
मराठाओं को, या आप कह सकते हो उस समय तक मराठाओं को ऐसी हार का सामना, और उस समय के बाद में भी मराठाओं को इतनी, आप कह सकते हो घातक शिकस्त या इतनी गहरी शिकस्त या इतनी गहरी हार कहीं से भी साथियों नहीं मिलती, जिसमें आप देखोगे कि लगभग लगभग 28,000 मराठा सैनिकों की मृत्यु साथियों होती है। और उसके बाद जब चर्चा होगी तो आप देखोगे कि जैसे ही हम आएंगे तो उसकी जब चर्चा होगी तो जब जो बालाजी विश्वनाथ को जाकर अगर बताएंगे, जो एक बोल सकते हैं कि सांकेतिक भाषा में बताएंगे, तो अब बताएंगे कि 2-3 मोती विलीन हो गए, तो काशीराज पंडित की आंखों देखा जब हाल सुनाएगा, उसमें जब सांकेतिक, तो उसी से आप कह सकते हो कि उसी के आप कह सकते हो कि उसी की प्रतिघात भी बोल सकते हैं। जैसे अगर चर्चा होता है, सॉरी प्रतिघात नहीं बोलते, जैसे हार्ट अटैक जो वर्तमान में होता है ना, हार्ट अटैक, तो उसी दुख से पीड़ित होकर हार्ट अटैक से पेशवा की मृत्यु हो जाएगी साथ। तो ये आपको मैंने एक आसान भाषा में एक कहानी टाइप का बताया। अब आते हैं हम अपनी पीपीटी पे जो जरूरी है। बाकी तो आपको ये समझ रहे थे शुरुआत में मैंने आपको बाजीराव प्रथम में बाजीराव और मस्तानी वाली कहानी नहीं बताई, तो कुछ विद्यार्थी कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर ये का, अरे वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो होगी, ऐसा कुछ नहीं, वहां सिर्फ एग्जाम में एक ही प्रश्न ही उठाता, और ये भी प्रमाणिक नहीं है। बाजीराव के आप कह सकते हो कि जो बुंदेलखंड पे जब अधिकार करता है, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि मस्तानी एक नर्तकी थी, एनसीईआरटी में नर्तकी ही बोला जाता है उसे, और बाकी वो वहां से प्रश्न नहीं पूछेगा तो उधर जाना ही नहीं है। सीधे हम इस पे आते हैं, तो पानीपत के तटीय युद्ध की जब चर्चा करेंगे साथी, सबसे पहले तो आप देखोगे कि मराठा सेना की तरफ से सदाशिवराव भाऊ सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और अफगानों की तरफ से, अफगान सेना की तरफ से अहमद शाह अब्दाली खुद था, स्वयं था। जब अहमद शाह अब्दाली और इनकी जब चर्चा होगी, तो आप देखोगे कि जैसे ही चर्चा होगी इस तटीय युद्ध की, तो सबसे पहले जैसे टाइम पीरियड पूछता नहीं है आजकल, टाइम पीरियड पूछना आयोग ने बंद ही कर दिया है, तो उस पर ध्यान भी नहीं देना, लेकिन जानकारी के लिए एक ऐसा हल्का सा ध्यान रखना है कि ये 14 जनवरी 1761 को हुआ था पानीपत का तटीय युद्ध। दूसरी आप देखोगे किसका प्रत्यक्षदर्शी पूछ लेता है, तो काशीराज पंडित साथियों इसका प्रत्यक्षदर्शी था। यह युद्ध में मराठाओं के प्रलयकारी जो दृश्य था वो सब देखा इसने। और तीसरा जैसे आता है कि जो एक व्यापारी के द्वारा जो कूट संदेश आप कह सकते हो उसे दिया गया बालाजी बाजीराव को, पेशवा को जो बताया गया, उसमें आप देखोगे कि 2 मोती विलीन हो गए, लेकिन सदाशिवराव भाऊ और दूसरा सेनापति साथियों दोनों मोती विलीन हो गए, तो मतलब दोनों सेनापति मारे गए। 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई, चांदी तांबे के सिक्कों की पूरी गणना नहीं है। तो साथियों लगभग लगभग मैं आपको बता दूं कि एक अनुमान था जो एक प्रमाणिक नहीं माना जाता, लगभग अनुमान माना जाता है कि लगभग 28,000 सैनिकों की शहादत उस समय हुई थी, या शहादत नहीं हो सकते कि लड़ाई में मारे गए थे 28,000 मराठा सैनिक। तो इस पे ध्यान देना है। तो पानीपत के तटीय युद्ध में साथियों यही पूछता है जब चर्चा होती है, तो मैंने आपको बताया जब एक कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझाया कि पानीपत में ही क्यों, अभी मैंने आपको बताया, तो उसके कारण भी मैंने बताया कि अगर बाई चांस ऐसे वैसे पूछा नहीं जाएगा, ये एक उच्च आप कह सकते हैं यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया प्रश्न है, और यूपीएससी मेंस में भी पूछा गया, जीएस मेंस में, तो यहाँ आयोग में तो ये फैक्चुअल रहता है ज्यादातर आरओ वाला। तो तात्कालिक अगर इसके कारणों की अगर चर्चा करें, जैसे कारण होता है ना शुरुआत में ही, जैसे मैंने शुरुआत में कारण में अभी जैसे तटीय युद्ध के बारे में शुरुआत में मैंने हम अब तक पढ़ रहे थे, अपनी हमारी अप्रोच रहती थी कि कोई टॉपिक आया या कोई युद्ध आया सबसे पहले उसके कारण जानते थे, तात्कालिक कारण। लेकिन इस वाले युद्ध में मैंने जानबूझकर तात्कालिक कारण मैंने सबसे बाद में बता रहा हूँ साथियों, क्योंकि इसमें क्या है कि तात्कालिक कारण इतने महत्वपूर्ण है ही नहीं, इसमें महत्वपूर्ण है इनके नाम। नाम पूछता है सबसे पहले, आयोग ने 4-5 बार नाम पूछा गया है। दूसरी बात, पानीपत के तटीय युद्ध में किस किस के मध्य हुआ ये सब पूछता है क्लियर। और जब पूछ लेता है तो क्रम से जोड़े मिलाओ पूछ लेता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध। तो ये क्रम से मैंने आपको करवा दिया। अब तात्कालिक कारणों में साथियों, अहमद शाह अब्दाली द्वारा अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेने की इच्छा। जो अहमद शाह अब्दाली ने लाहौर में अपना जो वायसराय तैमूर शाह जो नियुक्त किया था, उसे मराठाओं ने आप कह सकते हो कि खदेड़ दिया, भगा दिया। तो उसी का बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली साथी भारत आता है, मराठाओं से युद्ध होता है, जिसे पानीपत की तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें मराठाओं की करारी शिकस्त होती है। और एक प्रश्न और साथियों उठता है यहाँ से
कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने ये आप कह सकते हो कि यह निश्चित नहीं किया कि भारत पर कौन राज्य करेगा या भारत पर किसकी सत्ता रहेगी, एक ही प्रश्न जैसे पूछा जाता है। अर्थात आप कह सकते हो या फिर कह सकते हो कि यह निश्चित नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि यह निश्चित किया कि भारत पर कौन राज्य नहीं करेगा। मतलब मराठा हैं जो अब तक मुगलों के बाद जो भारतीय साम्राज्य आप कह सकते हो भारतीय राजगद्दी या दिल्ली से आप कह सकते हो दिल्ली की राजगद्दी का जो विकल्प माने जाते थे अब तक, वो खत्म हो जाएंगे, वो विकल्प बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मराठाओं की इतनी करारी शिकस्त के बाद, जैसे ही इसके बाद जब चर्चा होगी तो आप देखोगे कि जिसमें मराठा सेना पूर्ण रूप से पराजित हुई थी, पेशवा का बेटा विश्वासराव भाऊ, सदाशिवराव भाऊ और अन्य अनगिनत मराठा सेना के करीब 28,000 सैनिक की मृत्यु हो गई, जो अभी मैंने साथियों आपको समझाया। 1761 ईस्वी में पानीपत के निर्णायक युद्ध में राजपूतों, जाटों, सिखों एवं अन्य किसी शक्ति ने मराठाओं की मदद नहीं की। और मदद क्यों नहीं की, मैंने अभी आपको समझाया था कि मदद इसलिए नहीं की क्योंकि मदद न करने का मेन कारण था इनका चौथ कर, जो चौथ नाम से जो कर था उसे वसूलना। और चौथ कर क्या, आसान भाषा में मैंने अभी आपको बताया था कि आसान भाषाओं में वर्तमान गुंडा टैक्स, कि अगर तुम्हें आक्रमण से बचना है या हमारी लूटपाट से बचना है या हमारे आप कह सकते हो कि हमारे ऐसा होता है कि जो कहीं से अगर कोई गुंडा टैक्स वसूल करता है या हफ्ता वसूल करता है, क्यों करता है भाई, तुम्हें अगर सलामत रहना है तो दो। तो यही मराठाओं का था उस समय साथियों, कि अपने जो पड़ोसी क्षेत्र थे उनसे बोलते थे कि अगर तुम्हें हमारी लूटपाट या हमारी गुंडागर्दी या हमारे गुंडागर्दी शब्द नहीं ऐसे प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन वर्तमान में आपको समझाने के लिए थोड़ा आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ कि चौथ का मतलब यही था कि गुंडा टैक्स टाइप का वसूल करना, हफ्ता टाइप का वसूल करना, कि भाई हमें चाहिए अगर तुम्हें सुरक्षित रहना है तो। और यही चौथ कर साथियों आप देखोगे कि मराठाओं के अनगिनत अनगिनत दुश्मनों में वृद्धि करेगा साथियों, कोई इनका मित्र रहेगा ही नहीं। और यही कारण होता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में न राजपूत इनकी मदद करते हैं, न जाट इनका सहयोग करते हैं, न सिख या और कोई निजाम निजाम भी नहीं करता। निजाम तो मैंने आपको बताया था, निजाम तो शुरुआत से अवसरवादी रहा है, उसे जहां भी प्रॉफिट लगेगा, जहां भी फायदा लगेगा, वो तुरंत उधर कूद के बैठ जाएगा उसी की गोद में। तो निजाम की भी चर्चा होगी साथियों। अब आते हैं उसके बाद जो बनता है, जो नया पेशवा जो बनता है, और पेशवा की मृत्यु मैंने आपको बताया कि जैसे ही उसे पता चलता है कि मेरे इतने सैनिक और वो सब मारे गए, तो तुरंत उस दुख से साथियों पेशवा अपने प्राण त्याग देगा। और दुख क्या साथियों, हार्ट अटैक ज्यादातर बोला जाता है कि हृदय घात जब होता है, तो उससे पेशवा की मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद पेशवा बनता साथियों माधवराव, 1761 से 1772 तक उसका टाइम पीरियड रहता है। टाइम पीरियड पूछता भी नहीं है, इस पर ध्यान मत देना, टाइम पीरियड याद भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब अब नहीं पूछता, पहले पूछता था, अब नहीं पूछता। यह एक प्रतिभाशाली सैनिक और राजनेता था साथियों। 1771 ईस्वी में साथियों माधवराव की मृत्यु क्षय रोग से हो गई। और जब चर्चा होगी क्षय रोग से और मृत्यु की, अभी बाद में चर्चा करेंगे, अगर पहले मैं आपको बताऊं तो ये प्रतिभाशाली सैनिक और राजनेता था। इसने मराठाओं को संगठित, दोबारा आप कह सकते हो पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद जो मराठा शक्ति बिल्कुल गर्त में चली गई थी, उसे दोबारा संगठित कर कर उसे एक संगठन के रूप में दोबारा खड़ा किया, वो साथियों माधवराव था। 1771 ईस्वी में बादशाह शाह आलम को अपने संरक्षण में मराठों ने ले लिया और दिल्ली से इलाहाबाद से दिल्ली ले गए साथियों। और यही आप देखोगे कि शाह आलम से ये पेंशन भोगी बना देंगे शाह आलम को मराठाओं का। तो आप कह सकते हो कि बाजीराव प्रथम के बाद अगर कोई पेशवा, सबसे योग्य पेशवा कोई था तो वो माधवराव बोल सकते हैं। माधवराव ने 17 वर्ष की उम्र में साथी पेशवा बना था। 1771 में ही माधवराव की मृत्यु क्षय रोग से हो गई। अब देखोगे साथियों कि यह अंतिम महान पेशवा था। इसकी मृत्यु मराठों के लिए पानीपत के तृतीय युद्ध से घातक सिद्ध हुई। अब अंतिम महान पेशवा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके बाद जितने भी पेशवा आएंगे आप देखोगे कि सिर्फ सत्ता लालच में कुछ उसके लिए बिल्कुल कोई योग्य नहीं होगा, कोई होगा तो अल्पवयस्क होगा। तो आप देखोगे कि रघुनाथ राव की चर्चा होगी। रघुनाथ राव खुद पेशवा बनने के लिए सूरत की संधि करेगा ब्रिटिशों से। मैंने अभी आपको समझाया था आंग्ल मराठा युद्ध के में जब चर्चा हुई थी। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि इनके बाद, इनकी क्षय रोग से मृत्यु के बाद नारायण राव पेशवा बनेंगे। और 1772 से 1773 ईस्वी तक, 1773 ईस्वी में इसको इनके चाचा रघुनाथ राव
पेशवा बनने के लिए नारायण राव की हत्या करवा देगा, या हत्या खुद करता है या करवा देगा, ये प्रमाणित नहीं हुआ था, लेकिन हत्या कर दी। उसके बाद माधव राव की मृत्यु के बाद उसका बेटा, छोटा बेटा पेशवा बना, और छोटा बेटा पेशवा साथियों माधव नारायण राव था, जो एक अल्पवयस्क था, बहुत छोटा बच्चा था, उसे पेशवा बनाया गया, और जो 1774 से 1795 रहा। नारायण राव की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र माधव नारायण राव पेशवा बना, मैंने अभी आपको समझाया साथियों। इसकी एवं मराठा राज्य की देखभाल के लिए मराठा सरदारों ने नाना फडणवीस के नेतृत्व में 12 भाई परिषद, एक परिषद की जब चर्चा होती है तो 12 भाई परिषद का गठन किया। और आप देखोगे कि जब माधव नारायण राव की मृत्यु हो जाएगी तो माधव नारायण राव की मृत्यु के बाद रघुनाथ राव का पुत्र बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 ईस्वी तक साथियों पेशवा बनेगा। जो रघुनाथ राव का पुत्र था, जो मैंने अभी आपको बताया रघुनाथ राव का पुत्र, नाना फडणवीस की मृत्यु के पश्चात जिन मराठा नेताओं के हाथों में शक्ति रही उनमें पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो रघुनाथ राव का पुत्र था, मैंने अभी आपको बताया, दौलत राव सिंधिया और यशवंत राव होलकर प्रमुख थे। कुछ इन पेशवाओं की चर्चा होती है जो, या मराठा सरदार, ये तो मराठा सरदार थे। उसके बाद आप देखोगे कि एक एक लाइन के, जो आज तक प्रश्न नहीं पूछा गया उन पेशवाओं से, एक एक लाइन के उन्होंने आप कोई उपलब्धि भी नहीं है, और ऐसे योग्य भी एक दो शासक जब हुए उनकी। उसके बाद आप देखोगे कि जो मराठा साम्राज्य था वो अलग अलग सरदारों के, अलग अलग जो मराठा सरदार थे उन्होंने अपना अलग अलग, क्योंकि आप देखोगे कि सिंधिया ग्वालियर में अपना शासन करेगा, होलकर अपना अलग शासन करेंगे, और जो भोंसले थे वो अपना अलग शासन करेंगे। तो जितने मराठा सरदार थे उनमें से 4 मराठा सरदारों की मेन चर्चा होती है, भोंसले, होलकर, सिंधिया और गायकवाड़। इन 4 उनकी चर्चा होती है। जो 4 मराठा मेन मराठा सरदार, जो आप कह सकते हैं मराठा साम्राज्य 4 सरदारों में विभाजित हो गया, या 4 प्रमुख सरदारों के उसमें विभाजित हो गया। होलकर ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया की सेनाओं को 1802 ईस्वी में रेसर नामक स्थान पर पराजित किया तथा पूना पर अधिकार कर लिया। उसने अमृत राव के पुत्र विनायक राव को पूना की राजगद्दी पर बैठाया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली और 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से एक संधि कर ली, जिसे साथियों बसीन की संधि बोला जाता है। ये महत्वपूर्ण है साथियों। यहां से आप देखोगे क्योंकि सूरत की संधि जब रघुनाथ राव करता है उसे बाद में जाकर सूरत की संधि को निरस्त कर दिया जाता है, लेकिन मराठा साम्राज्य को से जो मेन संधि ब्रिटिशों की होती है वो साथियों बसीन की संधि है, जो 1802 ईस्वी में होती है। उसके बाद फिर आएगा साथियों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इसी पे आप देखोगे कि बसीन की संधि के बाद ही आंग्ल और मराठा, अंग्रेजों और मराठाओं में एक कह सकते हो कि विरोध, या कह सकते हो कि एक युद्ध प्रारंभ होगा जिसे आंग्ल मराठा युद्धों के नाम से जाना जाता है। कारण अगर देखा जाए तो माधवराव द्वितीय के पेशवा बनने पर रघुनाथ राव निराश होकर अंग्रेजों के पास चला गया और उनसे सूरत की संधि की साथियों, जिसके तहत अंग्रेजों ने उसे पेशवा बनाने के लिए सहायता देने की बात की। इसी के साथ अंग्रेज मराठाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। फलतः अंग्रेजों के साथ मराठाओं का प्रथम युद्ध प्रारंभ हुआ। और जब प्रथम युद्ध प्रारंभ हो जाएगा तो आप देखोगे कि इसके बाद ही सूरत की संधि को निरस्त किया जाएगा जैसे ही ये शांत होगा। और आप देखोगे कि जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की जब चर्चा होती है तो मराठाओं के तो माधव राव आपको पता ही है पेशवा, लेकिन ब्रिटिशर्स पूछ लेते हैं कि ब्रिटिशर्स की तरफ से नेतृत्व किसने किया, तो वारेन हेस्टिंग ने किया। और यह मराठा जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि से युद्ध समाप्त होगा, जिसमें मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, एक बार 2 बार आपको बता दिया, फिर मैं एक बार और दोहरा देता हूँ विद्यार्थियों कि सालाबाई की संधि में आप देखोगे कि सालाबाई की संधि में सूरत की संधि को समाप्त किया जाएगा और अंग्रेज माधवराव द्वितीय को ही पेशवा स्वीकार करेंगे, रघुनाथ राव की कोई वो नहीं होगी। और फिर साथियों आप देखोगे कि फिर चर्चा होती है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की, क्योंकि जब शांत हो जाएंगे सालाबाई की संधि के बाद सूरत की संधि को निरस्त कर माधवराव द्वितीय को अंग्रेज ब्रिटिशर्स के द्वारा पेशवा स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन अंतिम जो मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय था, वो मराठा नेता होलकर ने उसे चुनौती देता है, जिससे कि यह भागकर आप देखोगे कि अंग्रेजों की शरण में चला जाएगा और उनके साथ बसीन की संधि कर लेगा।
अभी जो बसीन की संधि की जो चर्चा कर रहे थे वो बसीन की संधि होगी, जो एक सहायक संधि। अब साथियों सहायक संधि की मैं आपको बताऊं कि सहायक संधि थी, सहायक संधि के तहत आप देखोगे कि ब्रिटिशों ने पेशवा के, आप कह सकते हो कि पेशवा के दरबार में अपनी ब्रिटिश रेजिमेंट रखेंगे और उसका खर्चा पेशवा को ही देना पड़ेगा, और पेशवा ब्रिटिशों के संरक्षण में रहेगा या संरक्षण स्वीकार करेगा और पूना में ब्रिटिश सेना रखने की अनुमति भी प्रदान करेगा। तो जब किसी राजा के दरबार में या किसी सम्राट के दरबार में दूसरे राज्य की एक सेना रही और उनका संरक्षण स्वीकार कर लिया तो फिर बचा ही क्या, कुछ नहीं। जब निर्णय ही कुछ नहीं लगाएगा और विदेश, और सहायक संधि का मैं आपको आगे बताऊंगा, सहायक संधि विस्तार से मुझे करवानी है, सहायक संधि एक पूरा टॉपिक है, उसे मैं आपको बताऊंगा कि सहायक संधि ये थी साथियों कि आप आंतरिक निर्णय में भी आप रक्षा के निर्णय नहीं ले सकते स्वयं, विदेशी निर्णय तो सब रेजिमेंट के हाथ में चले जाएंगे, ब्रिटिशर्स के हाथ में चले जाएंगे। विदेश नीति के जितने भी विदेशी, आप कह सकते हो कि विदेशी राज्यों से जितने भी सह संबंध या व्यापारिक संबंध कुछ भी होगा सब ब्रिटिशर्स की देखरेख में हो गया, ब्रिटिशर्स की अनुमति से होगा। रक्षा, जितने भी रक्षा समझौते हैं या रक्षा से संबंधित जितने भी आप कह सकते हो सुधार हो या कोई भी दिक्कत, किसी भी प्रकार की गतिविधि हो, वो सब ब्रिटिशर्स की अनुमति से होगी। तो वो साथियों आप कह सकते हो कि एक आसान भाषा में और मैं समझाऊं कि सम्राट के द्वारा खुद को गिरवी रख देना, ये सहायक संधि अगर बोला जाए तो। क्योंकि सहायक संधि एक, आप देखोगे कि सहायक संधि शुरुआत में सम्राट और उनको बड़ा आसान लगेगी, लेकिन बाद में जैसे ही सम्राट को पता चलेगा तो उसके सारे अधिकार ब्रिटिशर्स के यहाँ या कह सकते हो अंग्रेजों के यहाँ गिरवी रखे जाते हैं, उसी सहायक संधि बोला जाता है। इस युद्ध में साथियों जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में आप देखोगे कि युद्ध में बेलेजली ने ब्रिटिशर्सों का, आप कह सकते हो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया, या गवर्नर जनरल अगर बोला जाए तो बेलेजली था इस समय, और इसने मराठा सरदारों को हराकर उनसे अलग अलग संधियां की। अलग अलग संधियों की जब चर्चा हुई तो आप देखोगे कि भोंसले से देवगांव की संधि करेगा, सिंधिया से सुरजी अर्जन गांव की संधि करेगा, और होलकर से राजपुर घाट की संधि करेगा साथियों। तो ये संधियां बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें आप साथियों याद कर लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे कई बार पूछा गया है, देवगांव की तो पूछ ही लेता है, कई बार पूछा गया है, और राजपुर घाट की संधि आज तक मुझे नहीं लग रहा कि आज तक पूछा गया है, तो लेकिन फिर भी ध्यान रखना सुरजी अर्जन गांव की संधि 2 बार पूछा गया है। तो आयोग की नजर रहती है इन मराठाओं की संधि में। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी से जब से मुगल साम्राज्य या मुगलों वाला टॉपिक को हटा दिया गया तब से मराठाओं पर बहुत, कह सकते हो कि मराठाओं से बहुत प्रश्न पूछा गया। उसके बाद जैसे ही एक दो, अब आप कह सकते हो पैट के एग्जाम में यूपी पैट वाले में, ये तो बहुत छोटा एग्जाम है, उसमें भी आप देखो मराठाओं के 3-4 कम से कम 5 से 6 प्रश्न पूछे गए मराठा साम्राज्य से। तो आप ध्यान रखना कि आरओ में भी इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत है कि मराठा से पूछा जाएगा। इसके बाद आप देखोगे कि ये मैंने आपको बता दिया कि ब्रिटिश गवर्नर वेलेजली के नेतृत्व में हुआ था। इस सेना के खर्च के लिए पेशवा 26 लाख रुपए अंग्रेजों को देगा। यह संधि मराठाओं के लिए अपमानजनक थी, जो सहायक संधि साथियों की गई थी, अतः मराठाओं ने इसका विरोध किया और इसी क्रम में अंग्रेजों के साथ युद्ध शुरू हुआ। इसी क्रम में आप देखोगे कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की जब चर्चा करेंगे तो आप देखोगे कि मेन कारण साथियों पिंडारियों के द्वारा ब्रिटिश शासित क्षेत्र में लूटपाट करना था। अंग्रेजों के लिए कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही थी। और पिंडारी कौन थे साथियों? पिंडारी आप कह सकते हो कि उग्र और कह सकते हो लूटपाट करने वाली एक आप कह सकते हो जनजाति थी पिंडारी, जो युद्ध के समय मराठाओं का सहयोग करती थी। तो आप देखोगे कि जब ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश शासित क्षेत्र में पिंडारियों के द्वारा लूटपाट हो रही थी, लूटपाट हो गई तो अंग्रेजों के लिए कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो रही थी। तो एक आप पिंडारी की जैसे मैंने चर्चा की, अभी मैंने आपको बताया कि एक लड़ाकू लूटपाट करने वाला समूह था जो मराठा सेना में सहयोगी के रूप में कार्य करता था। वो युद्ध के समय सहयोग करते थे साथियों। युद्ध के समय जब सेना की आवश्यकता पड़ती थी तो पिंडारी उनका सहयोग करते थे। अंग्रेजों ने पिंडारियों के विरुद्ध अभियान किया, इससे मराठाओं को भी चुनौती मिली। इसी क्रम में युद्ध प्रारंभ हुआ साथियों। पिंडारी और मराठा दोनों मिलकर साथियों युद्ध लड़ेंगे अंग्रेजों से। युद्ध में पेशवा को पराजित कर उसके साथ पूना की संधि की गई साथियों, पूना की संधि की गई, जिसके तहत पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया
और बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर में साथी भेज दिया गया। बिठूर में जब चर्चा होगी तो बिठूर भेज दिया गया और यहीं से आप देखोगे कि मराठाओं के साम्राज्य का पतन होगा। मराठाओं को इसी के साथ मराठा क्षेत्र पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया। इस प्रकार ब्रिटिशों का कपास उत्पादक क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित हो गया और उसी से आप देखोगे कि उनकी औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी। क्योंकि पहले मराठा की आप कह सकते हो कि मराठाओं के शक्ति मुगलों तक को चुनौती दे रही थी, लेकिन तृतीय मैंने अभी आपको करवाया कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने मराठाओं को बिल्कुल आप कह सकते हो कि उस शक्ति को अंग्रेजों की आपके शुरुआत में ऐसा होता है कि जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो मराठा अपने उस स्तर पर थे। क्योंकि बाजीराव आप कह सकते हो कि बालाजी बाजीराव या बालाजी विश्वनाथ से प्रारंभ होकर बाजीराव प्रथम आता है। बाजीराव प्रथम आपको मैंने बताया कि शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा आप कह सकते हो जानकार बाजीराव प्रथम था। तो उसके बाद जैसे ही पानीपत की तृतीय युद्ध होता है तो उसी के बाद अंग्रेजों को ये महसूस हो जाता है या अंग्रेजों को ये मालूम हो जाता है कि हाँ, अब हम मराठाओं पर अपना अधिकार या मराठा साम्राज्य की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो ये आप कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स की दूरदर्शिता को प्रदर्शित करता है कि दूरदर्शिता उस दूरदर्शी सोच को। और उसमें भी आप देखोगे कि क्लाइव होता है, क्लाइव के बाद जब चर्चा वेलेजली आएगा, वारेन हेस्टिंग आए, तो ये सब क्या थे, ये बहुत दूरदर्शी व्यक्ति, अगर व्यक्तित्व की चर्चा करूंगा मैं बताऊंगा तो उसी में आप देखोगे कि अब उन्हें जरूरत थी कि कपास उत्पादक एक उस पे स्थान पर आप कह सकते हो अधिकार करना। उसी के लिए साथियों मराठाओं से युद्ध करेंगे और कपास उत्पादक क्षेत्र पर नियंत्रण करेंगे और अपनी औद्योगिक आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे। मराठा प्रशासन में या मराठा गांव में साथियों ये मैंने कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी या शब्दावली थी जो मराठाओं के जो गांव में कुछ अधिकारी होते थे, जिनमें मेन अधिकारी था साथियों पटेल या पाटिल, जो गांव का मुख्य अधिकारी होता था, कर संबंधी कार्य एवं व्यवसायिक कार्यों से जुड़ा होता था। उसी के नीचे आप कह सकते हो कि उसी के नीचे होता था कुलकर्णी। कुलकर्णी ग्राम भूमि का लेखा जोखा रखता था और कुलकर्णी के नीचे साथियों चौगुले होते थे। चौगुले कुलकर्णी के लेखों की देखभाल करते थे और चौगुले के नीचे आप कह सकते हो कि चौगुले के नीचे गांव में 12 अलूटे और 12 बलूटे होते थे। ये कई बार पूछा गया, अलूटे बलूटे तो मुझे लग रहा है कि इससे एक साल अगर गैप कर दिया जाए तो उससे पहले वाली उसमें ही पूछा गया है और यूपी पीसीएस वाले प्री में भी पूछा गया है साथी प्रीलिम्स में, तो उस पर भी ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको इसीलिए करवाया कि यहाँ से प्रश्न उठा लेता है कभी कभी, तो उस पर आप साथियों ध्यान रखना। इसके बाद जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि आज हमारा जो मराठा साम्राज्य वाला था वो मैंने शुरुआत में करवा दिया था, तो लगभग क्या पूरा ही हो गया। मराठा साम्राज्य यहाँ पे साथियों समाप्त होता है। मराठा से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं वो उन सबको देखकर वैसे तो पूरी टीम एक रिसर्च टीम जो बैठी हुई है वो रिसर्च करके पूरी पीपीटी तैयार करती है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा प्रश्न अगर बचा होगा या कोई ऐसा पॉइंट, तो कल की क्लास हमारी सिख पर रहेगी। और सिख में जब पंजाब राज्य पर जब चर्चा होगी तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने सिख उस समय नहीं करवाया था, इसीलिए तो मैं शुरुआत से एक क्लास लगभग सिख धर्म पर ले लेता हूँ। गुरु नानक और जिन 10 गुरुओं की जब चर्चा होगी, गुरु नानक का जन्म तलवंडी पाकिस्तान, ये सब तो सबकी मैं सोच रहा हूँ कि एक क्लास उनकी ले लेता हूँ, गुरु परंपरा वाली। सिख धर्म का उदय और कहाँ से किस तरीके से हुआ, कौन संस्थापक था, तो ये और उन 10 गुरुओं की चर्चा करने से प्रारंभ करेंगे। और उसके बाद फिर पंजाब राज्य की जब चर्चा होगी तो रणजीत सिंह की चर्चा होगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक क्लास चाहे छोटी हो या हो सकता है कि छोटी भी हो, पर लगभग मैं सोच रहा हूँ कि अलग ही करवाऊँ। तो विद्यार्थियों आप ध्यान रखना कि एक सिख वाली क्लास होगी इससे आगे, और उसके बाद फिर पंजाब वाला करवाएंगे। पंजाब के बाद मैं सोच रहा हूँ कि अवध भी करवा ही देता हूँ। अवध को शासन के आधार पर जब विलय किया गया था। तो आज की क्लास को यहीं साथियों समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल नई ऊर्जा और नए जोश के साथ। जय हिंद, राधे राधे।